हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवा साइंस में। और आज हम लोग फिर लेकर आए हैं अपना वही केमिस्ट्री पुराना वाला, जो कि एक वीडियो बन चुका था और बीच में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आपका वीडियो रुका हुआ था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से अपना केमिस्ट्री का वही चैप्टर जो कि हम लोग स्टार्ट किए थे और बीच में हम लोग का रुक गया था। अब फिर चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, यानी हम 10th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का, और बहुत इंटरेस्ट के साथ वही केमिस्ट्री जो आप लोग अपने चारों ओर देख रहे हैं। डेली आप लोग देख रहे हैं पत्ते गिर रहे हैं, डेली घरों में दूध से दही बन रहे हैं, चाय बन रहे हैं, बहुत सारी ऐसी हम लोग के सामने घटना हो रही है जिसमें रियलिटी में अभिक्रिया होती है पर दिखता नहीं आप लोग को। दवा खाने के बाद शरीर में कुछ अलग इफेक्ट पड़ना, दवा खाने के बाद कुछ अलग सा हो जाना, किसी दो रंगों को मिला देते हैं और तीसरा रंग बन जाना, ये सारा चीज आता है किसमें? केमिस्ट्री में। यानी केमिस्ट्री में कोई भी दो चीजों को हम मिला देते हैं तो जब भी एक नया रिजल्ट तैयार होता है, जब भी एक नया पदार्थ बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन। तो आज हम उसी रसायन की बात करने वाले हैं। वैसे तो आपका ये जो चैप्टर है, अगर आमतौर पर देखें तो हमारे सामने जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी आसपास घटनाएं हो रही है, किसी दो चीजों को मिला करके तीसरा रिजल्ट जो आ रहा है, वो आज रासायनिक अभिक्रिया का ही देन है। कोई भी दो चीजों को मिला दे रहे हैं, आपस आप लोग घर में कर सकते हैं, लाल और नीला रंग को हम लोग मिला दे तो कोई तीसरा रिजल्ट आ जाएगा, जिसको हम लोग ना उसमें से अब लाल बना सकते हैं, ना उसमें से दोबारा नीला रंग वापस आ सकता है। तो ये आपका क्या है? रसायन है। वैसे एक सबसे बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट जो कि सबके लिए हार्ड होता है, उसी में आप लोग इंटरेस्ट जगाइए, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की बात करते हैं। जब आप रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे एवं रासायनिक अभिक्रिया की, तो सबसे पहले तो यही समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। पहली बात हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया कहते किससे हैं? तो जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि जब दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ये सारी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। जी हाँ, वही चीज, दो चीजों को मिला दिए और कोई तीसरा नया चीज बन गया तो वही हमारा है रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल फॉर जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बहुत लोगों को पता है 6, 7, 8 से ही पढ़ाया जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनाते हैं। तो ये सारा चीज आपका जो भी चीज बनता है, नया रिजल्ट तैयार हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके आपका एक तीसरा रिजल्ट तैयार करता है जिससे जल बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको दिख रहा है कि दो पदार्थ मिले और तीसरा रिजल्ट तैयार हो गया, तो ये क्या है हमारा? रासायनिक अभिक्रिया। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। इसी में आपने देखा था रासायनिक समीकरण के बारे में, और रासायनिक समीकरण जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें दो कॉमन सा वर्ड हर रासायनिक समीकरण में मिलेगा। पहला हम लोग का अभिकारक और दूसरा है हम लोग का उत्पाद। पहला हम लोग का अभिकारक और दूसरा हम लोग का उत्पाद। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग अभिकारक कहते हैं। वही रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो ये आपका अभिकारक उत्पाद हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होगा, तो रासायनिक समीकरण में शामिल होगा, रासायनिक अभिक्रिया में। जब अगर बात करें रासायनिक समीकरण का, तो रासायनिक समीकरण आपका जब भी हम अभिकारक या उत्पाद को किसी समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं तो वही हमारा रासायनिक समीकरण है। या अलग तरीके से बोले तो रासायनिक अभिक्रिया को कई चिन्हों, संकेत, कई शब्दों से सूचित किया जाता है, जिससे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप दोनों परिभाषा में से कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे ये शॉर्ट सा परिभाषा और याद रखने वाला सबसे बेस्ट परिभाषा है कि जब भी हम किसी अभिकारक को या उत्पाद को समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसा कि आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा कैसा शब्द क्या है? तो ये हमारा अभिकारक है। वही हमारा H2O जो बना नया पदार्थ बन करके आए, ये हमारा उत्पाद है। तो ये आप जो भी समीकरण का प्रयोग करते हैं किसको दर्शाने के लिए कर रहे हैं? एक अभिकारक और उत्पाद को दर्शाने के लिए कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी अभिकारक या उत्पाद को समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण।
तो आपके चैप्टर में 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। पहला तो हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और कितने प्रकार की होती है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण में जो भी अभिकारक या उत्पाद है इसको किस तरीके से दर्शाया जाता है, एक संतुलित तरीका क्या है और एक असंतुलित तरीका क्या है। तो ये सारी चीजों की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसमें पॉइंट जान लिया जाता है कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपका तो मुख्य 2 ही टॉपिक मिलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। समीकरण को हम लोग सीखेंगे संतुलित करने का तरीका और कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से संतुलित किया जाता है। वैसे तो सीखे हुए लोगों के लिए इजी हो जाता है, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। कुछ तरीका बेस्ट हम लोग पढ़ेंगे और वही हम लोग अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और इसके प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का हम लोग परिभाषा देख चुके थे फर्स्ट वीडियो में। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लीज फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि ये आपका पहला वीडियो जो था आप डेमो समझिए या हल्का सा इसके बारे में समझिए, उसको देख कर ही आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें हम थोड़े से आगे पढ़ने वाले हैं। हमने उसमें एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखा था, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हुए एक एग्जाम्पल दिया गया आपके बुक में। और वो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जला देते हैं तो आपको मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस चीज को हम पहले एग्जाम्पल में देखे हुए हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इससे एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है और आप कभी भी ये क्वेश्चन माना जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा लोग पूछते हैं कि किसी भी मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम जो पदार्थ है या जो तत्व है वो बहुत क्रियाशील है। क्रियाशील कहने का मतलब जो बहुत जल्दी से अभिक्रिया कर लेते हैं। हम लोग चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो आप लोग इस पॉइंट को समझिएगा। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल तत्वों की संख्या 118 है। टोटल कितने तत्व है? 118। इस 118 तत्व में आपको 2 प्रकार के तत्व मिलेंगे। एक ऐसे तत्व जो जल्दी अभिक्रिया करते ही नहीं है और एक ऐसे तत्व या ना के बराबर नहीं करते हैं। या एक ऐसे तत्व मिलेंगे जो बहुत जल्दी मतलब कि समय भी नहीं लगता और वो लोग अभिक्रिया कर लेते हैं। उसी में शामिल आपका एक मैग्नीशियम रिबन भी, मैग्नीशियम तत्व भी है। मैग्नीशियम तत्व वायु की उपस्थिति में अगर आप लोग छोड़ देंगे तो बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे आप लोग लोहे पर जंग लगते हुए देखे हैं तो लोहा हवा के साथ अभिक्रिया करके उस पर एक परत बिछ जाती है। वैसे जो मैग्नीशियम होता है वो मैग्नीशियम बहुत तेजी से वायु के साथ, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके उस पर एक परत बना लेता है। और हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मैग्नीशियम की रिबन को जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन यही था हम लोग का। तो मैग्नीशियम एक क्रियाशील तत्व है जो क्या करता है, वायु की उपस्थिति में तेजी से अभिक्रिया करके उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। अब उसे जलाने के लिए अब देखिए दिक्कत क्या होगी, जब उस पर परत चढ़ जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की और हम लोग जब उसे जलाते हैं तो मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में ही जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बाद में बनाता है और यहाँ पहले से ही उस पर एक परत बन चुकी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को जलाने में प्रॉब्लम होगी। इस चीज को हम लोग जितना तेजी से जलाएंगे ये नहीं जलेगा। तो इसे जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेगमाल से, मार्केट में जो आते हैं रेगमाल, उस रेगमाल से इस मैग्नीशियम रिबन को पहले साफ किया जाता है ताकि उस पर जो भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत होगी वो हट जाएगी और ये हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है उसे जलाने में आसानी हो और जलाकर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सके। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने से पहले या मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है, ये हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। वैसे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो आप लोग दोबारा देख लेंगे, उस चीज को रिपीट कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन था मैग्नीशियम रिबन को
से पहले साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम एक क्रियाशील तत्व है जो वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना देता है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को वेगमाल से साफ किया जाता है ताकि हम मैग्नीशियम रिबन को क्या कर सके, अच्छे तरीके से जला सके। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या था हम लोग का, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो क्रियाशील तत्व है, वायु की उपस्थिति में पड़ते ही जल्दी से अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हम लोग हटाने के लिए रेगमाल की सहायता से उस मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं और तब जलाते हैं ताकि मैग्नीशियम रिबन जो है वो जल्दी से जल सके। जलने के बाद एक सफेद रंग का चूड़ बनता है। हम लोग इस मैग्नीशियम रिबन को चिमटे की सहायता से पकड़ते हैं और ये कैसे चूड़ बनाता है? सफेद चूड़ बनाता है। जो लौ होती है मैग्नीशियम रिबन की वो लौ चमकदार होती है। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तो जो लौ निकलेगा वो लौ जो होता है वो चमकदार होता है और जो पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग को प्राप्त होता है वो सफेद रंग का होता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपका फर्स्ट ही पेज में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब भी दो पदार्थ मिले और तीसरा रिजल्ट तैयार हो तो आपका रासायनिक अभिक्रिया। समीकरण पूछा कोई तो समीकरण क्या है? अभिकारक उत्पाद को दर्शाने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसी में आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हुए दिखाया गया है। उस वीडियो को आप लोग, उस फोटो को आप लोग देख ले और हो सके तो नेट वगैरह पे सर्च करके देखें कि मैग्नीशियम रिबन जलाने पर कैसा रिजल्ट मिलता है आप लोग को। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो एक चमकदार लौ निकलती है और जो हम लोग को प्राप्त होता है वो हमारा है श्वेत चूड़, और जो श्वेत चूड़ प्राप्त होता है वो हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी टॉपिक से एक एग्जांपल से क्वेश्चन किया गया कि इस रिबन को जलाने से पहले हम लोग साफ क्यों करते हैं? तो इस रिबन को जलाने से पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये किस प्रकार का क्रियाशील तत्व है। वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, और इस परत को हटाने के लिए हम लोग को रेगमाल की सहायता से साफ करना जरूरी है, नहीं तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने में परेशानी होगी। तो मैग्नीशियम रिबन को जल्दी से जलाने के लिए हम लोग इसकी परत को पहले हटाते हैं और तब उसे जलाते हैं, तब हम लोग को ये श्वेत चूड़ मिलता है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल था और एग्जाम्पल से क्वेश्चन था। तो हम लोग अब देखेंगे उसके आगे। पहला हम लोग का ये क्वेश्चन हमने देख लिया, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, जैसे रासायनिक अभिक्रिया का परिवार। हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का परिवार। देखिए आप लोग एक चीज बता दें, पहले तो लोग करते क्या है, किसी भी टॉपिक स्टार्ट करने से उसको पहले माइंड में इतना हाई, कोई भी अगर साइड में
चीज हार्ड है तो कितने 9th 10th वाले बच्चे होंगे जिनसे कोई भी बोल देता है कि ये चैप्टर हार्ड है या तो वो लोग हार्ड ना होते हुए भी अपने माइंड में इतना हार्ड बना लेते हैं कि जल्दी चीजें समझ नहीं आती है। सबसे पहले जब भी आप लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करिए ये समझिए कि ये समझ क्यों नहीं आएगा, आपके दिमाग से भारी नहीं है, कोई भी चीज आपके शरीर से आपके दिमाग से भारी नहीं है, बहुत इजी है। पहले समझने का कोशिश तो करिए। प्राकृतिक में आप लोग रोज घरों में देख रहे हैं कि हम दो चीजों को मिला रहे हैं, तीसरा रिजल्ट बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, ये सारी चीजें बस यही तो आपका केमिस्ट्री में भी पढ़ना है कि दो चीजों को जब मिला है। रही बात कुछ कुछ याद करने की पॉइंट्स को, तो आप लोग को याद इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप लोग डेली लाइफ में इन वर्ड का, इसमें जो चीजें शामिल है उसका आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं। और वही हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को बार बार रिपीट करते हैं जिससे माइंड में बैठ जाता है। तो इसको माइंड में बैठाने के लिए आप लोग इसको रिपीट करिए बार बार, डेली एक बार रिवाइज करिए। कभी भी आप लोग 5 मिनट साथ बैठते हैं तो 5 मिनट में देखिए कि हम लोग कल कौन कौन से वर्ड नए नए जो भी आप नया वर्ड सीखे अपने फ्रेंड से या अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मिल जाते हैं डिस्कशन करने के लिए। उन दोस्तों के साथ बैठ करके आप इस चीज की डिस्कशन करिए। इसके बाद में बार बार आप कॉपी में लिखिए, किसी को बताइए, इस चीजें से आपका रिवीजन होगा और ये सारी चीजें आपके लिए एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लिए आसान हो जाएगी। आप भी दूसरे से कहेंगे कि ये चीज हार्ड नहीं है। तो हम लोग देखने वाले रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, और रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार में हम लोग 4 पॉइंट देखेंगे। पहला हम लोग का संयोजन अभिक्रिया, पहला अभिक्रिया हम लोग का कौन सा है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, तीसरा देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, और चौथा देखेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया। ये 4 प्रकार के अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। पहला हम लोग का संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है हम लोग का वियोजन अभिक्रिया, तीसरा हम लोग का है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा है हम लोग का द्विव विस्थापन अभिक्रिया। ये चारों में आप लोग पहले तो फर्क समझेंगे कि चारों पॉइंट में, चारों अभिक्रिया में क्या कॉमन है, क्या अंतर है, जिसके कारण ये 4 अभिक्रिया हम लोग को पढ़ना है। पहला हम लोग का संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है कि किसी दो चीजों को बनाएंगे हम तो कोई तीसरा रिजल्ट आएगा। यानी एक तो क्या होता है, किसी चीज को या तो हम किसी चीज को बनाते हैं, नहीं तो उसको तोड़ सकते हैं, यही होता है ना। जैसा आप देख रहे हैं इस मार्कर को, पहला तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तो पहले जोड़ जोड़ के बनाया गया है, तो जो जोड़ जोड़ के हम लोग बनाते वही हमारा संयोजन अभिक्रिया है। इसको हम तोड़ तोड़ के जब अलग कर देंगे, आप उस कण को अलग नहीं कर सकते हैं। पर हम जैसे आप लोग लकड़ी को देख रहे हैं, वो लकड़ी बना हुआ है, ये हमारा बन के जो कुछ कुछ पदार्थ मिले होंगे तब जाके बना होगा, तो हमारा संयोजन है। पर उसको तोड़ तोड़ के हम अलग कर दे और अलग करके कोई नया नया ढांचा जैसे बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, ये सारी चीजें बना दे तोड़ तोड़ के, तो वो हमारा वियोजन होता है। तो दोनों में यही अंतर है। संयोजन में हम क्या करेंगे कि जब भी कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो वही हमारा संयोजन अभिक्रिया है। परिभाषा हम लोग ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं किसका, संयोजन अभिक्रिया का। संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया में हम लोग देखेंगे इसका परिभाषा क्या है, जब कोई दो या दो से अधिक, कॉपी वगैरह आप लोग लेके बैठे होंगे, साथ में परिभाषा नोट्स जैसे लिखते जाएं। जब कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे, एकल उत्पाद का निर्माण करे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे, तो उसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और आपका एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे हमारा C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन और ऑक्सीजन। आप लोगों को पता है जब भी हम लोग कागज जलाते हैं तो उस कागज से कार्बन निकलता है और हवा में मौजूद क्या है, ऑक्सीजन। तो वही कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया जब भी कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करे तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में कार्बन ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपका दो अभिकारक है और दोनों अभिकारक मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और यही सारी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया में कुछ कंफ्यूजन होगा। संयोजन अभिक्रिया आप लोग का क्लियर होगा कि क्या है, सिंपल सा चीज है कि जब भी हम दो चीजों को मिलाते हैं, और शुरू से हम लोग ये देख रहे हैं रासायनिक प्रक्रिया में कि जब भी कोई दो चीज को मिलाते हैं और एक नया रिजल्ट बन रहा है तो उसे ही हम लोग संयोजन। अब आप लोग को देखना है ये भाषा के आप लोग किस तरीके से लिख रहे हैं। तो दो या दो से अधिक यहाँ अभिकारक लिखे, पदार्थ की जगह अभिकारक लिखे, आपका आंसर ज्यादा सटीक होगा। तो जब भी कोई दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके किसका निर्माण कर रहे हैं, एक नया पदार्थ आप लोग भूल जाओ, नए पदार्थ की जगह शब्द का यूज करें उत्पाद। तो ये एक सटीक आंसर के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, उत्पाद का निर्माण करें। तो इन सारी प्रक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एक उदाहरण दे दें नीचे, C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड, या हम लोग देख लेते हैं H+O2 H2O। तो इस तरीके से भी हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। दूसरा हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि हम लोग संयोजन अभिक्रिया में कोई दो पदार्थ मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा था। वियोजन में कुछ उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी अभिकारक को तोड़ करके, देखिएगा, जब भी किसी अभिकारक को तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यही हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल फॉर में आप लोग देखेंगे कि CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप लोग इसको जलाते हैं उष्मा की सहायता से, हम लोग इसको तोड़ते हैं क्या देकर, उष्मा देकर। जब हम इसको उष्मा देकर तोड़ेंगे तो ये बदल जाता है आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 कार्बन ऑक्साइड में। तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये प्रकार का हम लोग, ये एक प्रकार का क्या है हम लोग का वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब भी किसी अभिकारक को तोड़ करके दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये आपका वियोजन। देखिए ध्यान से, उसमें कुछ उल्टा हो रहा था। संयोजन में क्या हो रहा था कि जब दो अभिकारक मिल रहे थे तो एक उत्पाद का निर्माण होता, एकल उत्पाद का, जबकि इसमें हम लोग अभिकारक को ही तोड़ेंगे और वो अभिकारक आपका दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो इसे क्या हम लोग क्या, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो जब अभिकारक टूट करके, जब अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उत्पाद का निर्माण करे तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे वियोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहते। आप लोगों को दिख गया वियोजन अभिक्रिया क्या है।
जब भी कोई अभिकारक टूट करके दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाए तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यही हमारा प्रक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया का आप लोग इस वियोजन अभिक्रिया में देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अधिकतर लोग इस चीज के बारे में बताए या ना बताए उससे बात छोड़िए। वियोजन अभिक्रिया में हम लोग 3 तरीके से तोड़ते हैं किसी भी अभिकारक को। एक तो आप तोड़ेंगे उष्मा के मदद से, दूसरा आप तोड़ेंगे प्रकाश के मदद से, या तो उष्मा के मदद से या प्रकाश के मदद से, और तीसरा आप तोड़ेंगे विद्युत के मदद से। तो या तो अभिकारक को तोड़ने के लिए हम लोग को उष्मा चाहिए, या तो प्रकाश चाहिए, या विद्युत चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी चाहिए जिससे हम लोग किसी चीज को तोड़ सके। देख आप लोग अगर बात की जाए किसी कड़वे चीज की, तो तोड़ने के लिए देखते हैं कि हम लोग तापमान देते हैं। तो वो तापमान हम लोग 3 तरीके से, या तो उष्मा देंगे, या प्रकाश की मदद से तोड़ेंगे, या विद्युत के मदद से तोड़ेंगे। इसमें से आपका एग्जाम्पल पूछा जाता है। जैसे उष्मा में हम लोग अभी देखे हैं एक एग्जाम्पल CaCO3। इस CaCO3 में जब हम उष्मा देते हैं, ये उष्मा ग्रहण करके टूट जाते हैं CaO प्लस CO2 में। इसकी मदद से उष्मा लेते हैं और उष्मा की मदद से टूट जाते हैं CaO प्लस CO2 में। वही हम प्रकाश में देखें तो प्रकाश में आपका सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड, जितना भी Ag वाले आएंगे वो सब प्रकाश की मदद से टूटते हैं। तो ये प्रकाश की मदद से टूट करके Ag प्लस Br में चेंज हो जाते हैं। ये आपका किस में चेंज हो जाएगा, तो Ag प्लस Cl में। तो इस प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर वाले जितने भी तत्व आते हैं, जितने भी यौगिक मिलेंगे आपको, वो प्रकाश की मदद से टूटेंगे। किसके अंतर्गत आता है, वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत प्रकाश की मदद से टूट करके इस चीज में चेंज। तो देखिएगा आप लोग जब ऑब्जेक्टिव के गाइड आएंगे या अलग कोई अदर साइड ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है। उसके बाद विद्युत में देखें तो विद्युत अपघटन हम लोग जल में करवाते हैं। जल को तोड़ने के लिए हम लोग विद्युत की मदद लेते हैं प्लस। तो इस तरीके से विद्युत की मदद से हम लोग जल के आयन को तोड़ते हैं और इसको बदलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। प्रकाश की मदद से हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को तोड़ के Ag प्लस Br में या Ag प्लस Cl में तोड़ रहे हैं। वही हम उष्मा की मदद से कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। तो ये आपका वियोजन से क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ ऑब्जेक्टिव विशेष। तो इस चीज को जरूर नोट करें, उष्मा, प्रकाश या विद्युत। ये परिभाषा आप लोग को हर जगह मिलेगा, किताब में ही मिलेगा, पर ये चीज नोट करने को जल्दी नहीं मिलता है। तो वियोजन अभिक्रिया हमारा क्या है, जब भी किसी अभिकारक को तोड़ करके हम 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो यही हमारी प्रक्रिया सारी क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। ये सारी प्रक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में हम 3 प्रकार से एनर्जी को ले लेकर तोड़ते हैं। पहला तो हम उष्मा के रूप में लेंगे और उसमें लेकर के जब भी कोई नया उत्पाद बनाएंगे अभिकारक को तोड़ करके, तो वो हमारा उष्मा वाला होगा। जब हम प्रकाश की मदद से तोड़ेंगे तो प्रकाश में हम लोग देखें AgBr, AgCl। विद्युत अपघटन जब बिजली के विद्युत के मदद से तोड़ेंगे तो वो हम लोग का जल है, एग्जाम्पल H2O, जिसको हम लोग बदल दे रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो संयोजन में आप लोग देखिए क्या था, संयोजन में अभिकारक मिल करके उत्पाद बना रहे थे और यहाँ हम लोग अभिकारक को तोड़ रहे हैं। वहां 2 अभिकारक को जोड़ रहे थे, जबकि यहाँ अभिकारक को तोड़ रहे हैं। वहां अभिकारकों को जोड़ करके उत्पाद बन रहा था, इस प्रकार का एकल उत्पाद, और यहाँ हम लोग अभिकारकों को तोड़ करके उत्पाद बना रहे हैं, इससे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल 3 तरीके से मिलेगा, या तो हम लोग उष्मा की मदद से तोड़ेंगे, या तो हम लोग प्रकाश की मदद से तोड़ेंगे, या तो हम लोग विद्युत की मदद से तोड़ेंगे। तो ये आपका दूसरा पॉइंट था हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार था, जिसको हम लोग देखिए वियोजन अभिक्रिया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। वैसे हम लोग पर्यावरण में 2 प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। देखिए पहले चैप्टर का जब स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में यही बताया जाता है, हमारे पर्यावरण में 2 तरीके से परिवर्तन होता है। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है हम लोग का रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो इस तरीके से परिवर्तन होगा कि उसमें केवल रंग रूप बदलता है, पर उसका जो असली नेचर है वो कभी नहीं बदलता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप लकड़ी का जो है ढेर सारा रूप तैयार कर सकते हैं। एक कागज से आप लोग फूल बना सकते हैं, उस कागज से पता नहीं क्या क्या चीज बनाया जा सकता है।
अनेकों चीज हम लोग बना सकते हैं। पर जब आपसे कोई पूछेगा फूल ही बनाया है और आप उसको फूल का नाम दे रहे हैं, पर जब कोई पूछेगा कि फूल जो है किससे बना हुआ है, तो आप लोग उसका असली नेचर बताएंगे कागज से। तो कागज से हम लोग अनेक रूप बदल सकते हैं, उसके रंग करके, या हो सकता है आप लोग सादा कागज में वापस नहीं ला सकते हैं, पर उस कागज से हम लोग किसी चीज अलग अलग तरीके का बना तो देंगे, पर उसका असली नेचर क्या होगा, कागज। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हुआ। वही दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए कागज का ही, अगर उसको पूरे तरीके से जला दिया जाए तो वो राख बन जाएगा। अब वो राख जरूरी नहीं है कि जब किसी के पास ले जाए तो वो बोले कि किसका राख है, ये क्या है, तो कागज से बना हुआ। ये ऐसा थोड़ी आप लोग बोलेंगे वो राख है, पूरी तरीके से अपने रंग रूप से पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। वही हम लोग एग्जाम्पल देखें एक दूध से दही का, तो दूध जो है जब हम लोग दही बना देते हैं तो दही अपने वापस से असली रूप में नहीं आ सकता है। यानी कहने का मतलब वही है कि वैसा कोई भी चीज जो अपने फिर से पुराने वाले रूप में ना आए, वो हम लोग का रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर फिर से हम उसके असली रूप में ही रहे और परिवर्तन होते जा रहा है, तो इसको हम भौतिक परिवर्तन। जैसे एक देखते हैं कि बर्फ का पानी बनना और पानी से फिर वो बर्फ बनना, ये होते रहता है। अगर आप पानी को लिए और टेम्परेचर दे दिए तो बर्फ में बदल गया, अगर बर्फ को टेम्परेचर दे दिए, गर्म कर दिए, तो आपका पानी बदल गया। तो ये सारा चीज भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बर्फ दोबारा पानी में नहीं बदल सकता और पानी दोबारा बर्फ में नहीं। दही ये है हमेशा होते रहेगा, पर कभी भी दही आपका दूध में नहीं चेंज हो सकता है। तो जो चीजों को बदला ना जा सके, जिसका असली रूप भी हम लोग खत्म कर दे रहे हैं, वो आपका होता है। इसको समझने का कोशिश करिए। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा हर कोई लिख देगा। भौतिक परिवर्तन में क्या है, तो किसी भी वस्तु का रंग रूप आकार चेंज करते हैं हम लोग, आकार बदलते हैं, उसी को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि हम लोग उसके प्रकृति को ही बदल देते हैं, जिसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये हम लोग जितनी भी चीजें देख रहे हैं रासायनिक परिवर्तन ही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको, अच्छा आप हाइड्रोजन हम लोग देख रहे हैं अभी, इसमें हम लोग दोनों प्रकार के देखेंगे, भौतिक परिवर्तन भी कुछ मिलेगा और कुछ हम लोग का रासायनिक परिवर्तन देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन की बात करें अभी, तो हम लोग देख लिए, और यहाँ भौतिक परिवर्तन आप लोग ढेर सारा आपको दिख रहा है। जैसे हाइड्रोजन में हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फिर से अलग कर दे रहे हैं, फिर जोड़ देंगे तो जल बन जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग पूरे चैप्टर में दो ही परिवर्तन पढ़ेंगे, एक भौतिक और दूसरा आपका मिलेगा रासायनिक। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं और उसके प्रकारों को देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरे प्रकार को। तीसरा प्रकार है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तीसरा प्रकार क्या है आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखिए इसमें दो प्रकार के, एक एग्जांपल लिया जाए। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो बहुत ताकतवर और एक बहुत कमजोर। ताकतवर लोग कभी कभी क्या करते हैं, बेचारे को उसी के घर से धकेल के बाहर निकाल देते हैं। वियोजन में भी दो प्रकार के तत्व मिलेंगे हमको, एक तो ऐसे जो कम क्रियाशील होंगे और एक ऐसे जो अधिक क्रियाशील होंगे। अब आप दिमाग लगा सकते हैं, कम क्रियाशील वाले हटाएंगे अधिक क्रियाशील वाले, क्योंकि अधिक वाले कम को हटाएंगे, अधिक वाले कम को हटाएंगे, कॉमन सा बात है। पर कहाँ से, उसी के जलीय विलयन से। समझ में आ रहा है? जब भी हम कोई जलीय विलयन क्या होता है, जब किसी पानी में किसी तत्व को या किसी भी चीज को हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, घोल रहे हैं, अब उस घोल के बीच में क्या करेगा कोई तत्व कि जो अधिक वाला होगा वो कम वाले की जगह ले लेगा, कम वाले को साइड कर देगा। तो ऐसा ही जब भी काम हो उसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में होगा क्या कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटा करके उसे विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और इस प्रकार के ही अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं और अभिक्रिया करते हैं। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो लिखते हैं इसका परिभाषा, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया
जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर अभिक्रिया करते हैं तो इस प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया है वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी अधिक क्रियाशील वाला तत्व क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर देगा उसके स्थान से, और उसका स्थान ग्रहण करके जब अभिक्रिया करेगा तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एक CuSO4 जो कि एक जलीय विलयन में घोला जाएगा किसके साथ, जिंक के साथ, Zn के साथ। इसमें क्या होगा कि ये जो Zn है ये अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, ये अधिक क्रियाशील वाला तत्व ZnSO4 के साथ मिल जाएगा और किसे बाहर कर दिया, Cu को। देखिए आप लोग एग्जाम्पल से समझिएगा, इसमें CuSO4 एक साथ था और इसके साथ अभिक्रिया किसका करवाया हम लोग, Zn को। ये Zn अधिक क्रियाशील होने के कारण SO4 से मिल जाता है और किसे साइड कर दिया, कॉपर को, यानी कॉपर क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। अब आप लोग बोलेंगे कि अधिक क्रियाशील तत्व कौन है और कौन कम क्रियाशील है, इसे हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लोग को याद रहेगा। तो आपको एक बहुत बेस्ट ट्रिक दिया जाएगा, उस ट्रिक में आप लोग अधिक क्रियाशील तत्वों को पहचानिएगा और उस ट्रिक को याद रखिएगा। इस जो भी है आपका ट्रिक उसको याद कर लेंगे। काना का मग अल एक मिनट, काना का मग अल जन की प्रभु है क्यों, HG AG। देखिए आपका ट्रिक, ये आपका ट्रिक है किसका, अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील वाले तत्वों को कैसे पहचाने। आपका ट्रिक है का ना का मग अल जन की प्रभु है क्यों, HG AG U। अब आप लोग देखेंगे क्या क्या है, के NaCA MgAl Zn FePbHCuA। आप लोग देख रहे हैं ये आपका ट्रिक कैसे है, और इस ट्रिक को आप लोग याद कर लेंगे तो आपको कभी भी अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाला तत्व कभी नहीं भूलेंगे। क्या है हम लोग का ट्रिक, का ना का मग अल जन की प्रभु है क्यों, HG AG AU। ये आपका अधिक क्रियाशील वाला तत्व है। तो अधिक क्रियाशील तत्व वाला हम लोग का ये क्रम देखेंगे, जो भी आप लोग देख लेंगे इस क्रम को आपका NCERT में कहीं कहीं किसी किसी अभिक्रिया में हम लोग को मिलेगा, तो इसी तरीके से हम लोग पहचानेंगे। तो आप लोग का ये जो वीडियो है, पहले आप लोग अभिक्रिया का हम लोग 4 प्रकार देखे हैं। पहले आप लोग से अभी हम लोग का एक लास्ट बचा हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम
नेक्स्ट डे देखेंगे। बाकी आपका ये जो पुराना वाला अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, और इसमें जो भी ट्रिक बनाया गया है, पहले आप इसी चीज को समझेंगे और जहाँ भी डाउट हो, जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट कर लेंगे। तो हम लोग का यही लास्ट, आप लोग को जो भी इसमें देख लेंगे, नोट्स वगैरह अच्छे से बना लेंगे और इस ट्रिक को लिख लेंगे, आपका सारा NCERT बेस्ट है।